Hi everyone, this is Ramandeep and welcome back to your academy that is High Aims Academy। तो स्टूडेंट्स एज यू नो कि हम हरियाणा जीके सीरीज़ में हम कर रहे हैं एशियंट हिस्ट्री ऑफ हरियाणा, जिसमें हम ऑलरेडी हड़प्पा संस्कृति कर चुके हैं। हड़प्पा संस्कृति के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। हड़प्पा या सिंधु सभ्यता से जितने भी क्वेश्चंस हमारे हरियाणा की हिस्ट्री से बनते हैं उनको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम करेंगे बच्चे वैदिक काल या वैदिक सभ्यता के बारे में। ठीक है, तो बच्चे वैदिक काल जो है उसमें क्या है कि आर्य सभ्यता जो है, आर्य सभ्यता का आगमन हो चुका है। ठीक है, आर्य लोग जो हुए हैं वो वैदिक काल में हुए हैं। ठीक है, और बच्चे पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पे ये अध्ययन किया गया है कि हरियाणा में जो हड़प्पा संस्कृति या सिंधु सभ्यता की बस्तियां थी और या जो वैदिक काल की सभ्यता बस्तियां थी वो अलग अलग थी। लेकिन कुछ एक ऐसे भी साक्ष्य मिले हैं जैसे भगवानपुर दौलतपुर साइट, हड़प्पा संस्कृति की साइट जो कि कुरुक्षेत्र में मिली है, उसमें क्या है कि वैदिक सभ्यता के साक्ष्य भी देखने को मिले हैं, वैदिक सभ्यता के अवशेष भी मिले हैं। वैसे ये दोनों जो सभ्यताएं थी, हड़प्पा या सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता, इनकी बस्तियां अलग अलग थी, मीन्स की अलग अलग टाइम में हुए। ठीक है, तो बच्चे उसके बाद क्या है कि वैदिक सभ्यता में क्या है कि एक पुरुवंश के एक प्रसिद्ध राजा हुए हैं दुष्यंत, जिनके पुत्र भरत के नाम पे ही आगे चल के हमारे भारत का नाम भारत पड़ता है। ठीक है, और वैदिक सभ्यता में ही एक हरियाणा में प्रसिद्ध युद्ध होता है दसराज का युद्ध। बच्चे दसराज का युद्ध, दसराज के युद्ध के ऊपर पीछे क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है HSSC एग्जाम्स में। ठीक है, दसराज का जो युद्ध है बच्चे वो होता है सुदास और 10 जनसंघों के मध्य। अब ये 10 जनसंघ क्या थे, मे भी 10 राजाओं का ग्रुप और सुदास। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो सुदास है वो जीतते हैं। ठीक है, और बच्चे हरियाणा का हमारे जो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद में बहुत से मंडल हुए हैं। तो बच्चे ऋग्वेद के 7वें मंडल में इस युद्ध का वर्णन है। किसमें बच्चे, ऋग्वेद के 7वें मंडल में। और ऋग्वेद में ही आपको पता है कि हमारे हरियाणा को जो प्रादेशिक नेम दिया गया है, हरियाणा नेम दिया गया है ऋग्वेद में। ठीक है बच्चे, उसके बाद क्या है कि 6th सेंचुरी ईसा पूर्व में, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बच्चे क्या है कि हरियाणा में भारत में 16 महाजनपद आते हैं, जिसमें कि मगध, वैशाली और इस तरह के 16 कुल जनपद आते हैं। लेकिन अब हमारे हरियाणा में क्या है, हरियाणा में जो कुरु राजा हुए हैं, हरियाणा में ही पुरुवंश के आगे चल के जो कुरु राजा हुए हैं, कुरु जनपद के नाम से भी इनको जाना जाता है। कुरु जनपद हुआ है, इन्हीं 16 जनपदों में हमारे हरियाणा में हुआ है कुरु जनपद। ठीक है, कुरु के नाम पे ही हमारे हरियाणा को प्रादेशिक नाम कुरुक्षेत्र दिया गया था। ठीक है, कुरु जनपद में ही कुरु जनपद ने क्या है कि अपनी राजधानी इंद्रप्रस्थ को बनाया, जिसमें मोस्टली दिल्ली वाली साइड और जो हमारा प्रेजेंट का हरियाणा है वो सब शामिल था इंद्रप्रस्थ में। ठीक है, और पुरुवंश में ही कुरु के आगे एक जो महान राजा हुए हैं शांतनु, और आगे शांतनु के ही उत्तराधिकारी हुए हैं कौरव और पांडव। और बच्चे आप जानते हो कि कौरव और पांडवों के
मध्य ही हमारे हरियाणा में एक प्रसिद्ध युद्ध हुआ जो कि महाभारत के युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो बच्चे महाभारत पे मैं एक अलग से, महाभारत से भी बहुत से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो क्या है कि महाभारत के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी, लेकिन फिर भी कुछ फैक्ट हम डिस्कस कर लेते हैं बच्चे। जो महाभारत का युद्ध था हमारे हरियाणा में लड़ा गया कुरुक्षेत्र में, वो बच्चे टोटल 18 दिन तक लड़ा गया और 9 दिन तक युद्ध अनिर्णायक स्थिति में रहता है। और महाभारत के युद्ध में ही भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को गीता का उपदेश दिया गया। और महाभारत में क्या है कि कुल 18 पर्व हैं, कुल 18 पर्व हैं, ठीक है। और जो गीता का उपदेश है बच्चे वो भीष्म पर्व में दिया गया, भीष्म पर्व में दिया गया गीता का उपदेश, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि जो महाभारत लिखी गई उसको कंठस्थ किया वेद व्यास ऋषि ने, और उसको लिखा भगवान गणेश ने। और भगवान गणेश ने सरस्वती नदी के किनारे मोर पंख से उसको क्या है आदिबद्री नामक स्थान पे लिखा था और उसको कंठस्थ किया था वेद व्यास ने। बच्चे ये तो हुए महाभारत के बारे में कुछ फैक्ट, ठीक है। उसके बाद क्या है कि भारत में मौर्य वंश आता है भारत में, जिसमें प्रसिद्ध राजा हुए हैं चंद्रगुप्त मौर्य, फिर उसका बेटा बिंदुसार, और उसके बाद अशोक महान, ठीक है। बच्चे हमारे क्वेश्चन चंद्रगुप्त मौर्य या बिंदुसार का हरियाणा की हिस्ट्री से, इतिहास से कुछ खास संबंध नहीं रहा है। अशोक से क्वेश्चन बनते हैं हमारे बच्चे। जो अशोक है उसने क्या है कि टोपड़ा अभिलेख अंकित करवाया था, टोपड़ा अभिलेख, जो कि अंबाला में उसने अंकित करवाया था, जो कि बाद में यमुनानगर में आ गया, ठीक है। तो बच्चे टोपड़ा अभिलेख बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो बच्चे हरियाणा में क्या है कुल 37 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, और जो सबसे प्राचीन पहला अभिलेख प्राप्त हुआ है वो अशोक के द्वारा अंकित टोपड़ा अभिलेख है, जिसमें कुल 7 अभिलेख अंकित हैं। कितने बच्चे? 7 अभिलेख अंकित हैं, और कुल हरियाणा से 37 अभिलेख मिले हैं। और बच्चे ये अगर ऑप्शन में अंबाला आपको नहीं मिलता है तब आप यमुनानगर पे टिक करोगे, ठीक है। और ये जो इसकी ब्राह्मी लिपि में ये अंकित था जो टोपड़ा अभिलेख है बच्चे, ठीक है। और ये भी कहा जाता है कि बाद में फिरोज शाह तुगलक जो है ना, फिरोज शाह तुगलक ने इसको क्या है दिल्ली ट्रांसफ़र करवा दिया था इस अभिलेख को, ठीक है। तो बच्चे एक तो होगी अभिलेख की बात, दूसरा क्या है कि अशोक ने थानेसर में एक स्तूप बनवाया था, और जिसमें ये माना जाता है कि जो महात्मा बुद्ध हैं उनके अवशेष रखे गए थे, ठीक है, थानेसर में, ठीक है। इसको बनवाया था अशोक ने, ठीक है। उसके बाद बच्चे अभिलेख की बात हो रही है, अभिलेख की बात हो रही है तो शुद्ध जो कि यमुनानगर में है, तो शुद्ध में क्या है कि एक 12 खड़ी अंकित की हुई मिली है एक अभिलेख पे, और जिसको माना गया है कि संगीत का प्राचीन साक्ष्य है, जिसपे संगीत के स्वर अंकित हैं, लेकिन ये प्रमाणित नहीं हो सका। बाद में ये दूसरी शताब्दी में मिला,
मीन्स कि दूसरी शताब्दी में मिला नहीं, दूसरी शताब्दी का इसको माना जाता है इस अभिलेख को, लेकिन जो प्रमाणित नहीं हो सका, मीन्स कि नहीं पता चल सका कि ये संगीत के साक्ष्य हैं या कुछ और है। उसके बाद आगे चल के 9वीं शताब्दी में जब अग्रजन आता है तो अग्रोहा में जो मिलता है अभिलेख, उसको प्रमाणिक संगीत का प्राचीन जो है साक्ष्य माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा बच्चे हिसार के गुजरी महल में एक अभिलेख मिला है बच्चे, जिसपे कि टोटल 8 अभिलेख अंकित हैं। ये दूसरा सबसे प्राचीन अभिलेख माना जाता है जो कि हिसार के गुजरी महल में मिला है। ठीक है, ओके, तो ये आपको याद रखना है कि अशोक ने टोपड़ा का अभिलेख बनवाया था जो कि अंबाला में है। ठीक है, और इस पे 8 अभिलेख अंकित थे बच्चे। ठीक है बच्चे, उसके बाद हरियाणा में आता है योद्धेगण, और बच्चे इनकी जो राजधानी थी वो थी नौरंगाबाद। इन्होंने अपनी राजधानी बनाया नौरंगाबाद को, जो कि भिवानी में है। और बच्चे ये माना जाता है कि ये जो योद्धा थे ना, जो युधिष्ठिर हुए हैं, जो पांडव थे, युधिष्ठिर पांडव था, ये माना जाता है कि योद्धा उसका पुत्र था। और योद्धा गण में आगे जितने भी राजा हुए हैं ना, वो क्या है कि इनके उत्तराधिकारी थे युधिष्ठिर के ही। ठीक है, तो बच्चे इन्होंने अपना मुख्य केंद्र बनाया हरियाणा में रोहतक और सिरसा को। ठीक है, बस इतना ही आपको याद रखना है योद्धेगण के बारे में। नौरंगाबाद को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया, रोहतक और सिरसा इनके मुख्य केंद्र रहे हैं। ठीक है, हालांकि काफ़ी प्रभावशाली गण रहा है ये हरियाणा में योद्धेगण। तो बच्चे योद्धेगण के बाद हरियाणा में आता है अग्रगण। बच्चे ये बसे आके हिसार वाले एरिया में, और इन्होंने अपनी राजधानी बनाया बच्चे अग्रोहा को। और अग्रोहा में ही 9वीं शताब्दी में एक अभिलेख मिला जिसपे कि संगीत के 7 स्वर अंकित थे, लाइक सारे गामा पाधा नि सा जो भी होता है। ठीक है, तो इसको सबसे प्रमाणित प्राचीन संगीत का साक्ष्य माना जाता है, जो अग्रोहा में अभिलेख मिला है 9वीं शताब्दी के इर्द गिर्द। और बच्चे अग्रोहा को बसाया था महाराज अग्रसेन ने। ठीक है, महाराज अग्रसेन ने, तो ये था अग्रगण। ठीक है, तो बच्चे अग्रगण जो है, अग्रगण के बाद हरियाणा में आता है बच्चे कुणीद गण। बच्चे जो कुणीद गण था, उनके अधिकार क्षेत्र में हमारे हरियाणा का अंबाला के कुछ एक क्षेत्रों पे ही इनका अधिकार रहा। ठीक है, हमारे हरियाणा में जो कुणीद गण था। ठीक है, तो बच्चे कुणीद जो गण था, कुणीद गण के बाद क्या है, कुणीद गण के बाद गुप्त साम्राज्य आता है। गुप्त साम्राज्य भारत में गुप्त साम्राज्य आता है। गुप्त साम्राज्य आता है बच्चे। हालांकि गुप्त साम्राज्य से हमारे हरियाणा की हिस्ट्री से ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं बनते हैं, लेकिन गुप्त साम्राज्य जो है, गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल कहा गया है।
इसमें बहुत अधिक प्रसिद्ध राजा हुए हैं, लाइक चंद्रगुप्त या समुद्रगुप्त, इस तरह के राजा हुए हैं गुप्त साम्राज्य में। भारत का स्वर्णकाल बोला गया है इसी साम्राज्य के टाइम को। और इसका संबंध हरियाणा के इतिहास से ज़्यादा नहीं रहा है, बस ओनली जो हड़प्पा साइट मिली है मीताथल भिवानी में, उसमें कुछ गुप्तकालीन सिक्के मिले हैं। ठीक है, कुछ गुप्तकालीन सिक्के मिलते हैं खुदाई के दौरान, ज़्यादा संबंध नहीं रहा है बच्चे। तो गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद हरियाणा में पुष्यभूति, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, जिसमें प्रसिद्ध हर्षवर्धन जैसे राजा हुए हैं। पुष्यभूति वंश, पुष्यभूति वंश आता है जिसकी स्थापना पुष्यभूति ने ही की थी। इसका पुत्र आगे होता है प्रभाकर वर्धन। कौन बच्चे? प्रभाकर वर्धन। तो बच्चे क्या है कि प्रभाकर वर्धन जो है, प्रभाकर वर्धन के आगे क्या है, 3 बच्चे होते हैं। राज्यवर्धन इसका पुत्र है, फिर इसका बेटा होता है हर्षवर्धन और इसकी बेटी राज्यश्री। तो बच्चे होता क्या है कि जो राज्यवर्धन और हर्षवर्धन इसके बेटे होते हैं, राज्यश्री इसकी बेटी है। तो ये क्या करते हैं, राज्यश्री का विवाह करते हैं गृहवर्मा, गृहवर्मा के साथ, जो कि कन्नौज का राजा होता है। ठीक है, कन्नौज का राजा होता है। अब होता क्या है कि देवगुप्त, देवगुप्त कौन है बच्चे? ये मालवा का शासक होता है, मालवा का शासक होता है बच्चे देवगुप्त। तो देवगुप्त क्या करता है, गृहवर्मा जो कि हर्षवर्धन और राज्यवर्धन का जीजा है, राज्यश्री का पति है, उसको क्या है, उसकी हत्या करवा देता है, हत्या करवा देता है गृहवर्मा की। ठीक है, गृहवर्मा की हत्या करवा देता है। तो उसके बाद होता है क्या बच्चे कि देवगुप्त का एक मित्र है गौड़ नरेश शशांक। कौन बच्चे? शशांक। और शशांक जो है ना, शशांक के बारे में ये भी माना जाता है कि ये ना शैव धर्म का अनुयायी था। और ये क्या करता है कि ये बौद्ध वृक्ष, बोध गया को कटवा देता है, मे भी जिसके नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है, क्योंकि ये शैव धर्म का अनुयायी था। तो ये बौद्ध वृक्ष को कटवा देता है। अब जो देवगुप्त क्या है कि गृहवर्मा को मरवा देता है, उसकी हत्या कर देता है। तो देवगुप्त जो है उसको क्या है कि राज्यवर्धन जो कि राज्यश्री का भाई है, राज्यवर्धन देवगुप्त की हत्या कर देता है। ठीक है, अपने जीजा की मृत्यु का बदला लेने के लिए राज्यवर्धन देवगुप्त को मरवा देता है। अब देवगुप्त का एक मित्र है गौड़ नरेश शशांक, ध्यान से सुनिएगा बच्चे, देवगुप्त का मित्र है गौड़ नरेश शशांक। तो शशांक क्या करता है भाई, ये राज्यवर्धन को मार देता है। ये क्या करता है, अपने मित्र की मृत्यु का बदला लेने के लिए गौड़ नरेश शशांक राज्यवर्धन को मार देता है। ठीक है, तो बच्चे अब क्या होता है कि हर्षवर्धन उस समय 16 वर्ष की आयु है उसकी, हर्षवर्धन की। तो अपने भाई की मृत्यु के बाद वो गद्दी पे बैठता है हर्षवर्धन। और बच्चे हर्षवर्धन से ही हमारे टोटल क्वेश्चंस निकल के आते हैं। तो हर्षवर्धन क्या करता है बच्चे, अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए क्या करता है बच्चे, ये शशांक जो राजा है गौड़ नरेश, उसको मार देता है। ठीक है, शशांक को मार देता है। और बच्चे इनकी जो राजधानी है ना, ये ना थानेश्वर या थानेसर, जिसको पुराने टाइम में स्थानेश्वर भी बोलते थे। तो ये अपनी राजधानी ना, मीन्स कि जब पुष्यभूति वंश की आता है प्रभाकर वर्धन, आगे इसका पुष्यभूति का बेटा, तो अपनी राजधानी थानेश्वर को बनाते हैं। ठीक है, तो अब देखो राज्यश्री की शादी होगी गृहवर्मा से। गृहवर्मा को देवगुप्त जो कि मालवा का शासक है वो मार देता है। ठीक है,
तो अपने जीजा की मृत्यु का बदला लेने के लिए राज्यवर्धन देवगुप्त को मार देता। देवगुप्त का एक मित्र है शशांक, वो क्या करता है, राज्यवर्धन को मार देता अपने मित्र की मृत्यु का बदला लेने के लिए। जो हर्षवर्धन है वो 16 वर्ष की आयु में गद्दी पे बैठता है और देन वो अपने भाई राज्यवर्धन की मौत का बदला लेने के लिए शशांक को मार देता है। तब होता क्या है बच्चे कि जो हर्षवर्धन है वो अपनी बहन राजश्री को कन्नौज के सिंहासन पे बिठाना चाहता है, लेकिन जो राजश्री है वो सिंहासन पे बैठने से मना कर देती है, वो मना कर देती है सिंहासन पे बैठने से। तब हर्षवर्धन क्या करता है, अपनी राजधानी थानेश्वर से ट्रांसफ़र करके कन्नौज को अपनी राजधानी बना लेता है, थानेश्वर की जगह पे। ठीक है, थानेश्वर की जगह पे। ठीक है, ये तो था इनकी लाइफ स्टोरी, ये इनकी। अब हर्षवर्धन के बारे में कुछ और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अब हर्षवर्धन जो है हर्षवर्धन का दरबारी कवि है बच्चे बाणभट्ट। बाणभट्ट बाणभट्ट 2 पुस्तकें लिखता है, एक तो हर्षचरित और एक कादम्बरी। कादम्बरी तो बच्चे जो हर्षचरित है ना, उसी में बाणभट्ट हरियाणा के लिए श्री कंठ जनपद का प्रयोग करता है, श्रीकंठ जनपद के नाम से संबोधित करता है हरियाणा को बाणभट्ट अपनी पुस्तक हर्षचरित में, जो कि हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। ठीक है, अब बच्चे जो हर्षवर्धन है ना वो खुद भी बहुत बड़ा विद्वान था, वो भी 3 पुस्तकें लिखता है। कौन कौन सी बच्चे? नागदशक, रत्नावली और प्रियदर्शिका। प्रियदर्शिका बच्चे, इसमें जो रत्नावली है वो सबसे प्रसिद्ध थी और ये तीनों जो पुस्तकें हैं ये संस्कृत भाषा में लिखता है। ठीक है, अब बच्चे आगे क्या होता है कि हर्षवर्धन के काल में एक चीनी यात्री है हेनसांग। हेनसांग जो कि एक चीनी यात्री है, वो हर्षवर्धन के काल में भारत आता है। भारत तो आता है ये 629 ईस्वी में, लेकिन उत्तर भारत में या स्थानेश्वर में आता है 634 ईस्वी में। ठीक है, तो हेनसांग जो है एक चीनी यात्री है और ये हर्षवर्धन के समय में भारत आता है। तो हर्षवर्धन से मिलने से पहले हेनसांग से मिलने से पहले जो हर्षवर्धन है उसके पूर्वज और खुद हर्षवर्धन एक शिव भक्त होता है, हिंदू धर्म का अनुयायी होता है। उसके पूर्वज शिव की या सूर्य की उपासना करते हैं, लेकिन क्या होता है बच्चे कि हेनसांग चीनी यात्री से मिलने के बाद जो हर्षवर्धन है वो पूर्ण रूप से बौद्ध बन जाता है, मीन्स कि बौद्ध धर्म का अनुयायी बन जाता है। ठीक है, और हर्षवर्धन के काल में ही जो नालंदा विश्वविद्यालय है, नालंदा विश्वविद्यालय वो ज्ञान का प्रमुख केंद्र होता है या बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र होता है नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, और एक चीज और कि हर्षवर्धन के काल में ही कुंभ का मेला, कुंभ के मेले की शुरुआत होती है लगभग 641 ईस्वी में। ठीक है, 641 ईस्वी में। अब बच्चे हर्षवर्धन के बारे में ये कहा जाता है कि ये ना अंतिम हिंदू सम्राट था, लेकिन कैसे नहीं था कि एक ना तो ये पूर्ण रूप से जो था हिंदू धर्म का अनुयायी था
और ना ही क्या है पूरे भारत का शासक था। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इसको अंतिम हिंदू सम्राट कह देते हैं, लेकिन ना तो पूर्ण रूप से हिंदू था और ना ही पूरे भारत का शासक। ठीक है, अब क्या है बच्चे कि जो हर्षवर्धन है वो क्या करता है आगे कि अपने राज्य के विस्तार के लिए क्या करता है बच्चे कि दक्षिण भारत में एक वंश है चालुक्य वंश, मीन्स कि दक्षिण भारत पर आक्रमण कर देता है। चालुक्य वंश है और उसके राजा हैं पुलकेशिन द्वितीय राजा हैं बच्चे। ये क्या करता है कि उसके राज्य पे ना आक्रमण कर देता है हर्षवर्धन। ठीक है, लेकिन हर्षवर्धन को हार का सामना करना पड़ता है। वो पुलकेशिन द्वितीय से क्या है बच्चे हार जाता है हर्षवर्धन। ठीक है, हार जाता है, जिसका विवरण हमें मिलता है ऐहोल ग्रंथ से, ऐहोल अभिलेख से, जिसको बनवाता है रवि कीर्ति। अब रवि कीर्ति कौन है? रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि था बच्चे रवि कीर्ति। ऐहोल अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है कि हर्षवर्धन चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय पर अपने राज्य के विस्तार के लिए आक्रमण करता है, लेकिन उसे हार का सामना करना पड़ता है बच्चे। तो बच्चे आज के वीडियो में आज के लिए सिर्फ इतना ही। आगे की जो हिस्ट्री है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चे, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।